हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है नीलकंठ, जिसकी रचनाकार हैं प्रख्यात साहित्यकारा महादेवी वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। नीलकंठ, कक्षा 7, वसंत, भाग 2। सबसे पहले लेखिका परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। महादेवी 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद आप समाज सेवा में लग गई। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात आपने नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की व उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रही। मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन किया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में आपका निधन हो गया। पाठ का सार। यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसमें लेखिका ने अपने सभी पालतू पशुओं में से एक मोर, जिसे उन्होंने नीलकंठ नाम दिया है, उसका वर्णन किया है। उसके स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं को विस्तार से बताया है। एक बार लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आई। जब वे दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि वे मोर की जगह तीतर ले आई हैं। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका चिढ़कर दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई। दोनों पक्षी उनके कमरे में आज़ादी से घूमते रहे। जब वे लेखिका से घुल मिल गए तो वे लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्हें अन्य पशु पक्षियों के साथ जाली घर पहुंचा दिया गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और सुंदर मोर मोरनी में बदल गए। मोर के सिर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी, चोंच और तीखी हो गई थी, गर्दन लंबी नीले हरे रंग की और पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमयी नहीं था, परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी थी। मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया था। मोरनी मोर की छाया थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया था। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता तब मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया। नीलकंठ ने उस सांप को अपनी चोंच के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। वसंत पर मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लयताल में नाचता रहता। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता। अनेक विदेशी महिलाओं ने उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों के आने से पहले उनकी आहट सुनाई देने लगती थी। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ता जाता था। बरसात के समाप्त होने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाने लग जाता। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया। एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपए में मिली। पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वह ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी तो उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डगमगाती हुई चलती रही। उसका नाम कुब्जा रखा गया था। नीलकंठ और राधा को जब भी साथ देखती उन्हें मारने दौड़ती। उसने चोंच से मार मारकर राधा की कलगी और पंख नोच डाले थे। नीलकंठ इससे दूर भागता, पर वह उसके साथ रहना चाहती। कुब्जा की किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया।
नीलकंठ इससे बहुत दुखी हो गया। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब मेल हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। न उसे कोई बीमारी हुई थी, न ही उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शॉल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिनों तक कोने में बैठी रहकर नीलकंठ का इंतजार करती रही, परंतु कुब्जा ने नीलकंठ के दिखाई न देने पर उसकी खोज आरंभ कर दी। एक दिन वह लेखिका की अल्सेशियन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार कर दिया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। कुब्जा का इलाज करवाया गया, परंतु वह नहीं बची। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है। बादलों को देखते ही वह अपनी केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है। तो पाठ के अंदर आए गए कठिन शब्दार्थ, उनका काठिन्य निवारण: चिड़ीमार, पक्षियों को पकड़ने वाला; बारह यानी बार बार; शावक, बच्चा; अनुसरण, पीछे पीछे चलना; आविर्भूत, प्रकट, नवागंतुक, नया नया आया हुआ; माजारी, मादा बिल्ली; सघन, बहुत घनी; बंकिम, टेढ़ा; नीलाभ, नीली आभा; ग्रीवा, गर्दन; भंगिमा, मुद्रा; द्युति, चमक, उद्दीप्त होना, चमकना; श्याम, काली; मंथर, धीमी; चंचू प्रहार, चोंच से चोट करना; आतंक, क्रंदन, दर्द भरी आवाज में चीखना; व्यथा, पीड़ा; निश्चेष्ट, बेहोश होना; उष्णता, गर्मी; अधर, बीच में; कार्तिकेय, शिव का पुत्र; नित्य, प्रतिदिन; विस्मयाभिभूत, हैरानी भरा; पुष्पित, फूलों से; मंजरियाँ, नई कोपलें; स्तबक, गुलदस्ता; सोपान, सीढ़ी; करुण कथा, दुख भरी कहानी। प्रश्नोत्तर निबंध से। सबसे पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी, अतः उसका नाम राधा रखा गया। प्रश्न 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता था। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगूं करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते हैं। इस प्रकार मोर के बच्चों का बहुत ही सुंदर ढंग से स्वागत किया गया। प्रश्न संख्या 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेवी को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी, जैसे उसका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय नृत्य करना, महादेवी के हाथों से होले होले चने उठाकर खाना और महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना, ये सभी चेष्टाएं लेखिका को बहुत भाती थी। प्रश्न संख्या 4, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी और उसे घर ले गई, उसका नाम कुब्जा रखा गया। उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना नहीं भाया। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, क्योंकि राधा से दूरी बढ़ गई थी। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ के जीवन का अंत ही हो गया। प्रश्न संख्या 5,
वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? जब वसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों से भर जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था। वह वसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, तब उसे बाहर छोड़ देना आवश्यक हो जाता था। प्रश्न संख्या 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता करना ही नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह और किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही वह चोंच से मारना शुरू कर देती थी। प्रश्न संख्या 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस प्रकार बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक बार सांप जाली घर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चीं चीं कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। पहली, सतर्कता। जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की कराह सुनकर यह शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है। वह झट से झूले से नीचे उतरा। दूसरी, वीरता। नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड टुकड़े करके अपनी वीरता का परिचय दिया। कुशल संरक्षक। खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण में किसी भी प्राणी को कोई भय नहीं था। भाषा की बात। प्रश्न संख्या 1, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि बहुत से शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाइए। जैसे पहला शब्द है गंध, तो इससे हमने शब्द बनाए हैं सुगंध, दुर्गंध और गंधहीन। रंग से रंगना, रंगीला, नौरंग। फल से सफल, फलदार और फलित। ज्ञान से अज्ञान, ज्ञानवान, अज्ञानी। प्रश्न संख्या 2, विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत 2 शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ के मिलने से या हो गया। अ आदि वर्ण है, यानी कि जो सभी व्यंजनों के अंदर शामिल है, ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त है। व्यंजन वर्णों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे क हलंत, इसके साथ जब अ जोड़ा गया है तो पूर्ण ध्वनि बनती है क, इत्यादि। अ की मात्रा के चिन्ह से आप परिचित हैं। अ की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है। जैसे मंडल जमा आकार, मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर यानी कि जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर यानी कि उसको तोड़ने पर मंडल और आकार दोनों अलग अलग शब्द बनते हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। पहले संधि करनी है, उसके बाद संधि विग्रह। नील और आब, नीलाब। नव जमा आगंतुक, नवागंतुक। अब विग्रह करना है, मतलब तोड़ना है। सिंहासन, सिंह जमा आसन। मेघाच्छन, मेघ जमा आच्छन। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिए गए हैं आपको, वो संधि और संधि विग्रह के उदाहरण दिए गए हैं, जिनको आपने अपने अध्यापक के दिशा निर्देशन में अच्छी प्रकार से करना है।
अब बात करते हैं निबंध से आगे के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, यह पाठ एक रेखा चित्र है, रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। रेखा चित्र एक सीधी कहानी न होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। यह एक सीधी सादी कहानी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। रेखा चित्र में भावनात्मक और संवेदनात्मकता होती है। ये अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं। इनमें बनावट लेश मात्र भी नहीं होती। अन्य रेखा चित्र महादेवी के संग्रह, गौरा गाय और सोना हिरनी इत्यादि पढ़े जा सकते हैं। वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर जाते हैं, तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। छात्र अपने अनुभव से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों में से ऐसी कहानियों, कविताओं या गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हों। तो छात्र स्वयं पुस्तकालयों से जाकर अपने विषय अध्यापक के मार्गदर्शन में ऐसी कविताओं, कहानियों और गीतों का चुनाव करेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। अनुमान और कल्पना। निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी हैं, मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए, मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। ये जो घटना है, ये जो वर्णन है उस समय का है जब नीलकंठ की मृत्यु हो जाती है और महादेवी वर्मा उसे गंगा में प्रवाहित करने के लिए लेकर जाती है। जब गंगा के बीच धार में नीलकंठ को प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। गंगा यमुना के श्वेत श्याम जल का मिलन प्रातःकाल के सूर्य की किरणों से जब सतरंगी दिखाई देता है, तो दूर दूर तक किसी मयूर के नृत्य का दृश्य ही प्रस्तुत करता है, जो अत्यंत लुभावना व मनमोहक होता है। गंगा की लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिरकन का आभास होता होगा। अगला प्रश्न, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। मेघों के घिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगते हैं। जैसे जैसे वर्षा तीव्र से तीव्रतर होती, उसके पांवों में शक्ति आ जाती और नृत्य तेजी से होने लगता, जो अत्यंत मनोहारी होता। नीलकंठ के पंख फैलाते ही इंद्रधनुष का दृश्य साकार हो उठता। धन्यवाद।